क्लास आज हम आपका हिंदी व्याकरण में पाठ है ना कारक पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर एक अनुच्छेद लिखा है ना। चारू डैश डंडे डैश कच्ची इमली डैश पेड़ डैश तोड़ा और नेहा डैश उन्हें एक टोकरी डैश रख दिया। वह नेहा से बोली, अरे नेहा इमली डैश चटनी बना लेना। ठीक है, ये लिखा है मैंने। उसी के बेस पे मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, उसी पे ही आपके आंसर फिल होंगे। यहाँ पर चटनी जो बना लेना। इमली किसने तोड़ी? बताओ किसने तोड़ी? चारू ने। ठीक है, किसे तोड़ा गया? इमली को। इमली को किससे तोड़ा गया? डंडे से। ठीक है, किसके लिए तोड़ा गया? नेहा के लिए। इमली कहाँ से तोड़ी? पेड़ से, है ना। किसकी चटनी बनेगी? इमली की। इमली किस में रखी? टोकरी में। ठीक है, टोकरी में। आगे आंसर मिल गया आपको। फिर क्या है? चारू ने किससे तोड़ा? डंडे से, है ना। कच्ची इमली, है ना। कच्ची इमली क्या आएगा? को किसे तोड़ा? पेड़ से। और नेहा के लिए उन्होंने एक टोकरी में रख दिया। वह नेहा से बोली, अरे नेहा इमली से चटनी बना लेना। ठीक है, तो उपयुक्त जो मैंने आपके फिल रेखांकित जो शब्द थे वो क्या थे? संज्ञा या सर्वनाम के जो वाक्य है कि अन्य शब्दों से संबंध स्थापित कर रहे हैं, है ना। इन वाक्यों से इनका संबंध स्थापित कर रहे हैं, करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही शब्दों को हम क्या कहते हैं? इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। ठीक है, आगे समझ में। तो इसकी परिभाषा क्या हुई बताओ? संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध ज्ञात होता है ना। संबंध ज्ञात होता है ना, होता है, उसे कारक कहते हैं। कारक कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के जो अन्य जो शब्द हैं उनके साथ जो संबंध स्थापित करने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम कारक कहते हैं। कारक के आपके कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं। ठीक है, कारक के 8 भेद होते हैं आपके। पहला है आपका कर्ता कारक। कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक के अंतर्गत क्या होता है? कर्ता कारक क्या होता है? किसी को पता है? हम बताओ क्या होता है? कर्ता कार्य करने वाला। इसका प्रसक्त चिन्ह क्या है? ने। ठीक है, ने है, आपको पता होना चाहिए ने। तो क्या डेफिनेशन होगी? शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है। कौन करता है क्रिया? बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। कौन करता है क्रिया? कर्ता, है ना। कर्ता कारक कहते हैं। आ गया समझ में? अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला रीना ने गाना गाया। ठीक है,
रीना ने खाना खाया है, तो ने से आपने इसको पहचान लिया कि ये कौन सा कारक है, ये आपका क्या है, कर्ता कारक है। ठीक है, समझ में आ गया है ना। लेकिन इसमें क्या है, कर्ता कारक के ने के प्रसक्त से आपने पहचान लिया, परंतु कई बार क्या होता है कि कर्ता कारक के साथ ने प्रसक्त चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है ना। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, कौन, किससे, किसने प्रश्नों के उत्तर देने वाले शब्दों के आधार पर ही कर्ता कारक की हम पहचान कर लेते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस लो, आपको क्या है, आपका नीरा बाजार जा रही है, जा रही है। ठीक है, तो इसमें प्रसक्त चिन्ह तो कोई प्रयोग नहीं हुआ। अब कैसे बचा, तो मैंने क्या बताया आपको, ऐसी स्थिति में कौन, किससे, किसने का प्रश्न अब जब लगाओगे, प्रश्न के उत्तर देने वाले शब्द आएंगे, उसी के आधार पर आप बता सकते हो। तो कौन बाजार जा रहा है, बताओ, नीरा, आंसर आ गया ना। तो इसी के आधार पर हम इसको पहचान सकते हैं। यदि अमित कार चलाता है, तो कौन कार चलाता है, अमित, आ गया आंसर है ना। तो इसमें आप जब इस तरह के प्रश्न लगाते हो, श्रेया से अब और नहीं चला जाता है ना, तो किससे और अब नहीं चला जाता, श्रेया से है ना। घर का सारा सामान सीमा द्वारा किया गया, किसने घर का सारा काम किया, सीमा ने। तो इसमें जो आंसर आता है, कर्ता जो आता है, उसको हम कर्ता कारक के अंतर्गत रखते हैं, ये याद रखना आप लोग है ना। फिर आता है आपका कर्म कारक, कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, बताओ, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, आगे समझ में, कर्म को। तो इसमें क्या आएगा आपका, शब्द के, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी आपकी, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े, क्रिया का फल पड़े, उसे क्या कहते हैं, हम कर्म कारक कहते हैं, शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, आपका कर्म कारक कहते हैं। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर कि शिक्षक छात्रों को पढ़ा रही है, तो इसमें को से आप पहचान लोगे कि ये क्या है, आपका कर्म कारक है ना। यदि मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूं, नीतू कपड़े सुखा रही है है ना। तो इसमें दोनों अलग अलग में, एक में तो आपको पता चल गया कि को प्रसक्त से पहचाना, लेकिन दूसरे वाक्य में किसी भी प्रसक्त चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस ऐसी स्थिति में आप क्या करते हो, किसको क्या प्रश्न करोगे, प्रश्न का उत्तर देता है, तब से ज्ञात हो जाता है कि किस पर फल, उसका कर्ता का क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है। जैसे मैंने कहा कि नीतू क्या सुखा रही है, कपड़े है ना। शिक्षक किसको पढ़ा रहा है, छात्रों को है ना। तो इनका फल किस पर पड़ रहा है, छात्रों पे, कपड़ों पे पड़ रहा है ना। तो ये क्या है, आपके इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, ये आपके कर्म कारक के अंतर्गत आते हैं इसमें। ठीक है, कर्म कारक में क्या और किसको लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है, उसी पर हम इसको कर्म कारक के अंतर्गत रखते हैं। फिर आपका आता है इसमें करण कारक। फिर आपका करण कारक में देखो, करण कारक क्या होता है, करण कारक में होता है आपका कि कर्ता जो है किस साधन या किस माध्यम से कार्य कर रहा है ना, उससे इसको हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं है ना। किसे कहते हैं करण कारक, कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है। मैं इस वक्त कौन सी साधन का प्रयोग कर रही हूँ, कोई बता सकता है, बताओ किस साधन का प्रयोग करिए इस वक्त आपको काम समझाने के लिए, पेन का है ना। तो अध्यापिका पेन से लिखती है ना। तो जिसमें जिस कर्ता जिस साधन या माध्यम से, जिस माध्यम से कार्य करता है, उस साधन को, उस माध्यम को हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं है ना। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख देती हूँ, कर्ता जिस साधन से, साधन या माध्यम भी लिख सकते हैं,
माध्यम से कार्य करता है ना, उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल लो कि मैंने कहा कि छोले, जैसे कि बच्चा चम्मच से खीर खाता है। कौन से साधन का प्रयोग करा है? बस से का, है ना, से, है ना। या फिर रेलगाड़ी से पठानकोट जाना है ना, रेल गाड़ी से पठानकोट जाना है। कौन से साधन का प्रयोग कर रहा है? बताओ। रेलगाड़ी का, है ना। तो दादाजी बच्चों के साथ खेलते हैं, है ना। तो इसमें भी आपको यदि प्रश्न जिसमें प्रसक्त चिन्ह ना हो तो किससे, किसके साथ, किसके द्वारा लगाने पर जो आंसर आता है तो उसको हम किस में रखते हैं? आपका इसमें रखते हैं करण कारक के। बच्चे किसके साथ खेलते हैं? दादाजी के साथ, है ना। तो इसमें क्या आता है आपका जवाब में आते हैं तो उसको हम करण कारक कहते हैं, है ना। किस साधन का, किस माध्यम का वो प्रयोग कर रहे हैं उसके अंतर्गत इसको लगते हैं, है ना। माँ करछी से दाल चलाती है ना। बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं। इस तरह के जो साधन या माध्यम का प्रयोग कर रहे होते हैं उनको हम करण कारक के अंतर्गत रखते हैं। फिर आपका आता है संप्रदान कारक, ना। संप्रदान कारक में क्या आता है? जहाँ पे कर्ता, मतलब जो काम करने वाला होता है, कर्ता किसी के लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, उससे बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको संप्रदान कारक के अंतर्गत रखते हैं, है ना। तो क्या डेफिनेशन हुई इसकी? जहाँ पर क्या होता है? कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, ना। उसे बताने वाले जो शब्द होते हैं शब्द आपके क्या कहलाते हैं? संप्रदान कारक कहलाते हैं। ठीक है। तो जैसे कि किसी के लिए इसका प्रसक्त चिन्ह क्या होता है? इनका को और के लिए इसका प्रसक्त चिन्ह है ये, है ना। तो जैसे मैंने कहा कि राजा ने गरीबों को दान दिया, है ना। राजा ने गरीबों को दान दिया, है ना। तो किसी के लिए कुछ काम कर रहा है वो लोग, है ना। या फिर बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा जमा किया गया, है ना, किसी की सहायता करने के लिए, किसी उसके के लिए। तो ये किसके अंतर्गत आता है? आपका संप्रदान कारक के अंतर्गत। जहाँ पे कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? संप्रदान कारक के अंतर्गत रखते हैं, है ना। इसको भी पहचान आप कैसे, किसको, किसके लिए, किसे हेतु करने की कर सकते हैं। माँ ने सबको भोजन खिलाया, है ना। माँ ने किसको खिलाया? सबको, है ना। किसी के लिए काम करा है माँ ने, है ना। तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा? आपका संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा। जतिन नरेंद्र के लिए उपहार लाया, इसमें के लिए लिखा है तो आप उससे भी पहचान सकते हो उसको संप्रदान कारक है ना। तो इसको लिए आप लिख सकते हैं इसको, जतिन राम के लिए उपहार लाया,
है ना। तो इसको आप किससे पहचान लोगे, के लिए लिखा है तो ये संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा आपका, है ना। फिर आता है अपादान कारक। अपादान कारक के अंतर्गत क्या होता है आपका, अपादान का अर्थ होता है किसी भी मतलब जिस संज्ञा शब्द से, है ना, या सर्वनाम शब्द से किसी के अलग होने की, उसकी दूरी बताने के लिए, उसकी तुलना करने के लिए, या डरने या लजाने वाले जो शब्द होते हैं आदि, उनके भाव का पता लग चलता है, जिससे उनके भाव का पता चलता है, उसको हम अपादान कारक के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को इसके अंतर्गत रखते हैं, है ना। तो जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम से अलग होने, है ना, दूरी बताने, तुलना करने, डरने, लजाने आदि के भाव का पता चलता है, उसको हम क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं आपका। ठीक है, तो क्या हुआ इसकी डेफिनेशन, जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम से अलग होने, दूरी बताने, है ना, और तुलना करने, है ना, डरने, लजाना मतलब शर्माना, लजाने आदि, है ना, के भाव का पता चलता है, भाव का पता चलता है ना। और तो उसे क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं आपका, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अलग होने के लिए पेड़ से पत्ते, है ना, पेड़ से पत्ते गिर गए, है ना, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। ठीक है, तो ये अलग होना हो गया, है ना। इसके बाद हम लेते हैं आपका, है ना, इसके बाद है आपका इसमें से अलग होना हो गया। फिर हमने आपका लिखा कि मयंक राम से लंबा है, है ना। तुलना हो गई, दोनों में तुलना करने की बात हो गई इसमें। या फिर एक कुछ और लो, रीना सांप से डर गई, है ना। इस तरह के जो शब्द होते हैं ये इसके अपादान कारक के अंतर्गत आते हैं आपका। ठीक है, फिर आपका इसमें लिखते हैं संबंध कारक। संबंध कारक के अंतर्गत क्या होता है, जिस शब्द से दो संज्ञाओं तथा सर्वनामों का आपसी संबंध ज्ञात होता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। मतलब आपस में संबंध होना चाहिए, दो संज्ञाओं या सर्वनामों के बीच आपसी जो संबंध होता है, ज्ञात होता है, उसको हम संबंध कारक के अंतर्गत लेते हैं। जैसे कि आपका जिस शब्द से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों का आपसी संबंध ज्ञात होता है ना, ज्ञात होता है, वह संबंध कारक कहलाता है। इसका जो प्रसक्त चिन्ह होते हैं, का, के, की, है ना, रा, रे, री आदि होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जैसे कि संबंध बताऊं मैं आपका, हेमंत अपने भाई की मदद कर रहा है, राजीव का बल्ला टूट गया है। इस तरह के जो शब्द होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं, है ना। तो संबंध है उसमें, राजीव का बल्ला, बैट को बोलते हैं ना बल्ला, बल्ला टूट गया है,
गया है, संबंध है राजीव में, है ना। हेमंत अपने भाई की मदद कराए, भाई बहन का उसमें संबंध है ना। ऐसे कई सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे कि आपका लो कल अनीता की शादी है ना, अनीता की और शादी के बीच संबंध स्थापित है। या वरुण दादाजी के साथ स्कूल गया, है ना, तो दादाजी और पोते का संबंध है इसमें, है ना। यह महेंद्र सिंह धोनी का घर है, दोनों में संबंध है, किसका, घर का और महेंद्र सिंह धोनी का, है ना। तो ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, इसमें आपका संबंध कारक के अंतर्गत इसको हम लेते हैं। फिर आपका आता है अधिकरण। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक के अंतर्गत क्या होता है आपका, है ना। अधिकरण कारक में आपका आता है जब संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के मतलब उसके आश्रय का, उसके आधार का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं, है ना। तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के, ना, इस डेफिनेशन दूसरी है, समय, स्थान, अवसर आदि का पता चलता है ना, उससे क्या कहते हैं, हम अधिकरण कारक कहते हैं। इसका प्रसक्त चिन्ह क्या होता है, में और पर होता है आप इसका प्रसक्त चिन्ह, है ना। तो इसमें क्या उसने बोला कि जैसे कि चाय में चीनी कम है, या पेड़ पर चिड़िया बैठी है ना, या सोनिया छत पर बैठी है, बच्चे बेंच पर बैठे हैं। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं, अधिकरण कारक के अंतर्गत आते हैं। जिससे कि किसी के आश्रय का, किसी के आधार का पता चलता है, उसको हम अधिकरण कारक के अंतर्गत रखते हैं, है ना। जैसे कि पेड़ पर तोता बैठा है, तोता बैठा है ना, उसके आश्रय का पता चल रहा है, आधार का पता चल रहा है, ठीक है। फिर आपका आता है संबोधन कारक। संबोधन कारक, संबोधन कारक में क्या होता है, इसमें आपका जो संबोधन कारक होते हैं, इसमें किसी को बुलाने के लिए, किसी को पुकारने के लिए या संबोधित करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसको संबोधन कारक कहते हैं, है ना। तो जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने अथवा संबोधित करने के लिए किया जाता है वे संबोधन कारक कहलाते हैं, है ना। जैसे कि मैंने बोला अरे नमिता सुनो, है ना, अरे ओए लड़के इधर आओ, है ना। इस तरह के जो शब्द होते हैं, ओ, अरे, इस तरह के जो है, अरे, इन शब्दों के द्वारा जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं ये आपके संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं, जिनमें क्या करते हैं, किसी को बुलाने के लिए, पुकारने के लिए या किसी को संबोधित करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। आप जब आप एक्सरसाइज करोगे, आप इसके कारक की डेफिनेशन, उसके 8 भेदों की डेफिनेशन करोगे और अपनी एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करोगे। धन्यवाद।